नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। मैं सजनपाल मील और आपका स्वागत है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 की ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए, कल हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में उसको आगे पढ़ते हुए आज हमें मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश में तो हमने देख लिया था प्रमुख जो 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब प्रशासन यानी कि वहां संस्था कैसी कैसी थी, राज्य का प्रशासन है वो कैसे चलता था, कार्य कैसे होता था, तो वो आज अपने इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, मौर्य जो प्रशासन है मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ था। इसमें ऐसे नहीं कि पूरा पूछ लेते हैं कि कितने भागों में बटा हुआ था उनका वर्णन कीजिए। इनमें से 1 या 2 का पूछ लेते हैं, कभी केंद्रीय प्रशासन में पूछ लेते हैं, कभी प्रांतीय, कभी सैन्य व्यवस्था पूछ लेते हैं, कभी न्याय। तो वो 5 भाग कौन कौन से थे जिसमें जो मौर्य प्रशासन है वो बटा हुआ था? पहला जो भाग है वो है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा नगरीय प्रशासन और चौथा सैन्य व्यवस्था और 5वीं न्याय व्यवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन क्या होता है? केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन केंद्र सरकार है उसी का एक स्वरूप होता था, जहां पर जो अहम मंत्री गण वगैरह होते थे वो प्रशासन को संभालते थे। पूरे मगध साम्राज्य का जो प्रशासन है वो वहां से संभाला जाता था। इसमें 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। कितने विभागों का उल्लेख इसमें किया गया है? 18 विभागों का उल्लेख। ये देखो 18 विभाग, ठीक है। और इन विभागों को तीर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। 18 विभाग है, इनको तीर्थ बोला जाता था। अब देखो, तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे बोला जाता था महामात्र। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? महामात्र। और तीर्थ है वो किसे बोला जाता था? 18 विभाग के उनको। अब देखो, तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। और जो मुख्य तीर्थ थे, जो मुख्य तीर्थ थे वो कौन से थे? मंत्री। जो प्रमुख तीर्थ थे वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है, कौन कौन थे? मुख्य तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। तो ये हुआ हमारा केंद्रीय प्रशासन। जब ये सिलेबस लागू हुआ था उस समय फर्स्ट टाइम जब वार्षिक परीक्षा हुई तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य प्रशासन के जो समय में केंद्रीय प्रशासन कैसा था उसके बारे में उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दूसरा आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांत क्या होता है? राज्य का कोई हिस्सा, देश का कोई हिस्सा। जैसे हमारा जो राजस्थान है एक प्रांत है, इंडिया का प्रांत है, भारत का प्रांत है, हरियाणा प्रांत है। उसी प्रकार मगध जो साम्राज्य था उसमें कितने? 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? मुख्य रूप से 5 प्रांत थे। प्रांतीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो प्रांत था वो उत्तरापथ। क्या था? उत्तरापथ। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अब देखो, दूसरा जो प्रांत था वो अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। तीसरा जो प्रांत था वो था कलिंग। तीसरा प्रांत कौन सा था? कलिंग। देखो, अशोक का जो युद्ध हुआ था कलिंग का, उसमें 1 लाख लोग मारे गए, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। कलिंग की जो राजधानी है कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली। कौन सी थी? तोसली। फिर दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी। और फिर है मध्य देश, पाटलिपुत्र। अब ये कैसे याद करोगे? ये 500 प्रांत आपको कैसे याद होंगे? उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लाया हूं। ट्रिक क्या है? 5 प्रांत थे। चलो, प्रांतों के तो नाम आपको पता चल जाएंगे, इनकी राजधानी कैसे याद करोगे? उत्तरापथ, देखो दिशाएं होती है नक्शे में, मैप में, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार होता है उत्तर और दक्षिण। भारत का नक्शा हमारे दिमाग में होना चाहिए इस समय। उत्तरापथ, क्या? उत्तरापथ। और दूसरी दक्षिणापथ। 2 प्रांत बता दिए। अब हमारे उत्तर जो है, उत्तर दिशा, उत्तर यानी ऊपर है ना, उत्तर है। कौन सा देश है?
उस साइड में कौन सा देश है उत्तर की तरफ, इधर है पाकिस्तान। जो और कश्मीर है ना ऊपर ऊपर, भारत के नक्शे में आप ऊपर ऊपर उत्तर दिशा में देखो कश्मीर है, तो कश्मीर के लिए कौन तक्यो रहा है, मारवाड़ी भाषा में बोले तो तका रहना, यानी कि एकदम मौका देखना। पाकिस्तान तक्यो रहा है, कौन रहा है, पाकिस्तान तक्यो रहा है कश्मीर के लिए। तो उत्तर जो दिशा है उत्तरापथ, कौन सी, उत्तरापथ। तका रहने का मतलब है तक्षशिला, तक्यो रहना मतलब है तक्षशिला। तो उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। ये ट्रिक है क्योंकि उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, कश्मीर, और कश्मीर के लिए कौन तक्यो रहा है, पाकिस्तान, तो तक्षशिला। तका रहना मतलब है तक्षशिला। अब दक्षिण, भारत के दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण में जब हम जाते हैं केरल कर्नाटक, तो अपने दक्षिण दिशा में कौन सा देश है भारत के दक्षिण में, छोटा सा लोटे जैसा, कौन सा है, श्रीलंका। और श्रीलंका को सोने की लंका भी बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो रामायण देखी होगी, हनुमान जी जला के आए थे। ठीक है, सोने की लंका दक्षिण में है ना। तो दूसरा राज्य हमारा दक्षिणापथ है, और सोने मतलब स्वर्ण, तो इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। ऊपर जैसे टका रहना उससे तक्षशिला, उत्तर में, दक्षिण में स्वर्णगिरी, सोने की लंका है, उसी प्रकार है स्वर्णगिरी। ये दो हो गए हमारे ट्री के दो राज्य, कौन कौन से, एक तो उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। ठीक है, अब है कलिंग, उसकी देखो तोसली। ठीक है, फिर है मध्य देश, ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, महिलाओं का हाथ होता है, ये देखो आगे का जो हिस्सा है इसमें उंगलियां हैं, और ये यहाँ कोहनी, ये बीच का हिस्सा है, इसको बोलते हैं, बीच को क्या बोलते हैं, मध्य। ऐसे मानो मध्य देश। और इस मध्य वाले एरिया में क्या पहना जाता है, पाटला। क्या पहना जाता है, पाटला। तो ये मध्य देश, यानी कि ऊपर का, ये नीचे का हिस्सा हाथ का, बीच के हिस्से में क्या पहनती है महिलाएं, पाटला। तो मध्य देश की राजधानी कौन सी होगी, पाटलिपुत्र। ये एक देखो ट्रिक है, ठीक है ना, आपको समझाने की कोशिश है, याद रह जाए। तो ऊपर का हिस्सा उत्तरापथ, तक कौन रहता है, पाकिस्तान, तो तक्षशिला। नीचे दक्षिण में श्रीलंका, तो श्रीलंका कैसी, सोने की, स्वर्ण, तो स्वर्णगिरी। फिर मध्य देश पाटलिपुत्र। अब देखो इसमें जो रह जाता है लास्ट में, दक्षिणापथ हो गया, मध्य देश हो गया, अब अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो उज्जैन। तो 5 जो प्रांत कौन से थे, आप इनको क्रम वाइज याद कर लो। देखो उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। ठीक है, फिर दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। मध्य देश पाटलिपुत्र। कलिंग तोसली। ठीक है ना, कलिंग, कलिंग को मतलब किसने जीता था, अशोक। ठीक है, ऐसे मान लो कि उसको खोसा था, मारवाड़ी बोले ना खोस लियो। ठीक है, अब कोई तोतला आदमी होगा तो खोसली को क्या बोलेगा, तोस लिया। तो कलिंग, अशोक ने कलिंग को तोस लिया। तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोसली। और अब जो एक रह जाता है वो है अवंती राष्ट्र। इसकी कोई ट्रिक नहीं, याद करना पड़ेगा उज्जैनी, क्योंकि हर चीज की ट्रिक नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा था प्रांतीय प्रशासन। 5 प्रांत थे, कितने थे, 5। और इन प्रांत, जो 5 प्रांत थे, इनका जो प्रशासन है वो राजवंशीय कुमार करते थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय, पहले साल ये आया था, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, हमको तो सारा याद करना है। अब देखो मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब कुछ है। जो पेपर बनाता है उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, कैसा वो दे दे, तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। सभी आप वीडियो देखें, अच्छी तरह देखें। अब है देखो नगर प्रशासन। क्या है, नगर प्रशासन। नगर क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, प्रांतीय तो होते हैं राज्य, नगर होते हैं शहर। उस समय भी शहर थे, तो नगरों का शासन कैसे होता था, देखो 2 प्रकार, एक तो गांव होते थे और एक नगर। अभी गांव और नगर होते हैं, शहर होते हैं। तो नगर में देखो क्या सिस्टम था, नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों का मंडल संभालता था। नगरीय प्रशासन में कितने सदस्य थे, 30। ठीक है ना, जो नगरीय जो व्यवस्था उसको संभालते थे, जिनकी 6 समितियां थी, उन 30 सदस्यों को 6 भागों में बांटा हुआ था। उनको काम बांट दिया 6 के कितने ग्रुप बनेंगे, 30 सदस्यों के 5 बनेंगे ना, है ना। 5 आदमी हैं, वो एक समिति में होते, मतलब समितियां 6 थी उस समय।
30 आदमियों की 6 समितियां बना दी। हर समिति में कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। ठीक है, अब देखो वो 6 समितियां कौन सी थी? सबसे पहली जो समिति थी वो उद्योगों का और शिल्प का देखरेख करती थी। उद्योग और शिल्प है ना, इनकी देखरेख करती थी प्रथम समिति, जो पहली समिति है वो। कितनी समितियां बताई थी मैंने? 6। एक समिति में आदमी कितने होते थे? 5। ठीक है ना। तो पहली समिति में जो 5 आदमी थे वो किस चीज की देखरेख करते थे? उद्योग और शिल्प की। ठीक है, शिल्प जो होते थे उनकी। अब देखो दूसरी जो समिति, ये पहली हो गई ना। दूसरी विदेशियों की देखरेख करती थी। विदेशी जो आते थे ना, विदेशी आज भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उस समय भी आते थे, तो उनकी देखरेख करती थी कौन सी? दूसरी समिति के जो 5 व्यक्ति थे। ठीक है, तो पहली में उद्योग शिल्प, दूसरी में विदेशियों की देखरेख। तीसरी जो समिति थी, ये तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। तीसरी समिति के जो 5 आदमी थे ना, वो ये रिकॉर्ड रखते थे कि इस नगर में कितने तो आदमी नए जन्मे और कितने मर गए, यानी कि जन्म मरण का लेखा जोखा। आजकल हमारे गांव में पंचायतें रखती है ना, ग्राम सेवक वगैरह, गांव में कितने मर गए, कितने जन्मे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वही सिस्टम ये था। ये जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। कौन सी? तीसरी समिति होगी। ठीक है ना। अब चौथी जो समिति थी जिसमें 5 व्यक्ति थे, वो व्यापार की देखरेख करते थे, भी कितना व्यापार हुआ उसका रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, व्यापार कितना हुआ है उनका सारा लेखा जोखा वो जो चौथी समिति है वो करती थी। 5वीं समिति है वो विक्रय का, क्रय विक्रय का निरीक्षण करती थी कि कितनी चीजें, कितना व्यापार हुआ, कितनी चीजें बेची गई और कितनी खरीदी गई। 5वीं समिति है वो देखती थी, जिसमें 5 व्यक्ति होते थे, वो देखते थे कितनी चीजें खरीदी गई और कितनी बेची गई, यानी कि आयात निर्यात का ध्यान रखते थे वो। ठीक है, अब लास्ट समिति में 5 व्यक्ति और बच गए। उनका क्या क्या था? जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर व्यापारी बेचते थे ना, और बेच के जितना धन कमाते थे, उसका 10वां जो भाग है वो ये कर के रूप में लेते थे। जैसे मान लो मैं व्यापारी हूं, ठीक, मैंने 100 रुपए की वस्तुएं बेची, तो मेरे से 100 रुपए का 10वां भाग होता है 10 रुपए। 10 रुपए होता है ना, वो 10 रुपए करें या टैक्स या मतलब कुछ भी मान लो, वो ये क्या है 10 रुपए लेते थे। ये कौन सी समिति का कार्य था? 10वां भाग, विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में लेना। छठी समिति, तो देखो नगरीय प्रशासन में कितने सदस्य है? 30 सदस्य। ठीक है, कितनी समितियां? 6। हर समिति में कितने आदमी थे? 5। अलग अलग इनके कार्य थे जो मैंने आपको बता। अब देखो सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था मतलब है आजकल कहते हैं सेना क्या है। आजकल तो देखो सेना 3 प्रकार की होती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, है ना। मौर्य काल में जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें कई प्रकार के जो सैनिक होते थे। सबसे पहले जो सैनिक होते थे वो पैदल सैनिक। ठीक है, फिर उसमें आते थे घुड़सवार जो घोड़ों पे तैनात रहते थे। फिर अश्वारोही हो गए घोड़े वाले। फिर हाथियों पर तैनात रहते थे, हाथी सेना बोलते थे जिसको। ठीक है, और एक होती थी रथों पर। अन्य सैनिक है जो कुछ सैनिक है वो किस पर होते थे? रथों पर। तो देखो 4 प्रकार के सैनिक थे उस समय। पैदल सैनिक, घोड़ों की सेना यानी कि अश्वारोही, फिर हाथी और रथों पर। अब इनकी संख्या कितनी थी अपने को बतानी है सैन्य व्यवस्था में कि मौर्य काल में कितने सैनिक पैदल थे। तो देखो 6 लाख तो इनके पास पैदल सेना थी, जो सबसे पहले दौड़ते हैं, तलवार वगैरह ले गए। आपने देखा हुआ टीवी में आक्रमण। तो देखो वो आक्रमण करने वाले 6 लाख थे। कितने थे? 6 लाख पैदल सैनिक। उसके बाद में 50,000 अश्वारोही यानी कि घुड़सवार थी, घोड़ों पे आती है ना। ठीक है, फिर 9,000 हाथी थे। हाथी कितने थे? 9,000 हाथी थे और 800 रथ। इतनी हथियारों से और इतने मतलब सैनिकों से सुसज्जित विराट सेना थी। कौन से? मौर्य वंश में। कौन से वंश की बात हो रही है? ये मौर्य वंश। तो देखो मैंने आपको सैन्य व्यवस्था बताई। ठीक है, तो ये सैन्य व्यवस्था अभी तक हमने देख लिया। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और सैन्य व्यवस्था। अब है 5वां न्याय व्यवस्था। क्या होता था न्याय व्यवस्था? देखो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी तो राजा होता था।
यानी कि सबसे ज्यादा जो न्याय के लिए लोकप्रिय होता था वो कौन होता था? राजा। इसके अलावा भी देखो न्याय व्यवस्था क्या होती थी, जैसे गांव में न्याय है ना, गांव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता था ना तो उसमें न्याय ग्राम वृद्ध करते थे। ग्राम वृद्ध क्या होते थे? गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग समझदार लोग होते हैं ना, है ना, वो फैसला कर देते थे कि इसने ये मतलब अन्याय किया है या इसने ये बुरा काम किया है तो इसके लिए इसको ये सजा। राजा तक जाना ही नहीं होता था, गांव में सल्टा देते थे वो। ठीक है, गांव में ग्राम वृद्ध कौन होते थे? ग्राम, सबसे उच्च राजा, फिर गांव में ग्राम। इसके बाद में भी कई लोग ऐसे होते थे जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग है, ग्राम वृद्ध है, उनके निर्णय को नहीं मानते थे। तो उस समय दो प्रकार के न्यायालय थे, एक तो धर्मस्थीय, एक कंटके शोधन। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? तो दो प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थीय और कंटके शोधन। अब देखो धर्मस्थीय क्या था? धर्मस्थीय न्यायालय में उन लोगों को ले जाया जाता था जिन्होंने चोरी की हो, क्या किया हो? चोरी की हो, डाका डाला हो, डकैती या लूट, इस प्रकार के जो मामले होते थे ना उनको साहस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? साहस। और ये कौन से न्यायालय में जाते थे? धर्मस्थीय। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो न्यायालय था वो था कंटके शोधन। तो इसमें फौजदारी अदालतें होते थे और कंटक शोधन जो न्यायालय के न्यायाधीशों को रज्जुक बोला जाता था। छोटा प्रश्न बन जाता है इसे कि कंटक शोधन क्या था? तो ये फौजदारी अदालत, ठीक है, या फिर जो चोरी डकैती लूट के जो मामले थे उनको क्या कहा जाता था? साहस बोला जाता था। 4 नंबर के लिए प्रश्न आ सकते हैं। केंद्रीय व्यवस्था क्या थी या प्रांतीय व्यवस्था क्या थी, नगरीय प्रशासन क्या था? इन पर टिप्पणी कीजिए। एक इनमें से कोई भी दो पूछ सकते हैं, या सैन्य व्यवस्था पूछ सकते हैं, न्याय, इन पर टिप्पणी कीजिए। दो पर, किसी भी दो पर टिप्पणी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय, नगरीय, सैन्य, न्याय व्यवस्था वगैरह हो गई। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, मौर्य प्रशासन। अब हम अगला वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है गुप्त वंश। अब हम अध्ययन करेंगे गुप्त वंश का। पहले जो हमने वंश पढ़ा था वो था मौर्य वंश। अब देखो गुप्त वंश, इसकी स्थापना हुई 275 ईस्वी में और ये चला 550 ईस्वी तक। तो देखो कई बार छोटा प्रश्न आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। हालांकि हमारी बुक में श्री गुप्त के बारे में कुछ विस्तार से नहीं बताया हुआ, सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि ये स्थापना है वो श्री गुप्त ने इसकी की थी। इसके जो मुख्य प्रमुख जो शासक हुए वो 5 हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसका पुत्र समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसका पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और बाद में स्कंदगुप्त। ये 5 जो शासक थे वो प्रमुख रूप से हुए। अब विस्तार से तो देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, इसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। क्या किया? लिच्छवी वंशज की महिला थी जिसका नाम था कुमार देवी, उसके साथ इसने विवाह किया और इसको महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इसने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। देखो प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि 319 ईस्वी में कौन सा संवत चला, या फिर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया, तो गुप्त संवत, या घुमा के इसमें पूछ ले कि गुप्त संवत हो किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कंफ्यूज मत हो जाना, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य वंश का था, और ये चंद्रगुप्त है ये गुप्त वंश का। ठीक है ना? गुप्त वंश में चंद्रगुप्त 2 आएंगे, प्रथम और द्वितीय। आई बात समझ में? तो देखो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने कोई विशेष कार्य नहीं किए, सिर्फ उसके बारे में 3 लिखना कि एक तो लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया, गुप्त संवत चलाया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब देखो दूसरा है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है ना? सबसे शक्तिशाली, और ये दिग्विजय और एकीकरण में विश्वास रखता था। इसका मानना था कि इस आसपास के जितने भी क्षेत्र उनको जीत लिया जाए और अपने क्षेत्र में मिला लिया जाए। सबसे शक्तिशाली शासक ये वो शासक था। ठीक है? नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं थी, जो इसके विशेष कार्य देखो, इसने इसके लिए कहा जाता है कि ये युद्ध में कभी नहीं हारा।
अजेंथाई युद्ध में कभी भी नहीं हारा, कहा जाता है इतिहास में इसके बारे में। और इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, ठीक है ना, क्या थी, शक्तिशाली नौसेना, युद्ध में कभी नहीं हारा। और इसने देखो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ पहले देखो राजा महाराजा है ना, ये अपने शक्ति का संचार करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, और ये इस प्रकार के यज्ञ किया करते थे। तो वो यज्ञ किसने किया, समुद्रगुप्त ने। और ये ललित कलाओं में बहुत निपुण था। ललित कलाएं क्या होती है, जैसे गाना गाना, नाचना, ठीक है ना, इस प्रकार के मतलब जो क्रियाकलाप है इसमें बहुत निपुण था ये। ऐसे कहते हैं कि गाना गाने में, संगीत में तो इसने नारद को भी लज्जित कर दिया था। अच्छा नृत्य करता था। एक पुराने सिक्के पर एक पुराना सिक्का मिला है जिसके ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा होती है ना इतने लोगों, आपने सरस्वती माता की फोटो देखी होगी, उनमें गोदियों में वीणा होती है। ऐसे बोलते हैं कि वीणा बजाते हुए इसको एक सिक्के पर दिखाया गया है, क्योंकि ये ललित कलाओं में निपुण था। खूंखार तो था ही, उसके साथ देखो हर आदमी के उसके अपने प्रोफेशनल यानी कार्य के बाद में कुछ शौक होते हैं, तो इसका शौक था नाचना, गाना और ये वीणा बजाना। अब देखो ये विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था, विष्णु का भक्त था। तो अब देखो हमें, और पुत्र किसका था ये, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र। अब देखो समुद्रगुप्त के भी पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त के बाद में राजा बना। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये बहुत ही चतुर आदमी था, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये सोचा कि कौन मेहनत करेगा साम्राज्य बढ़ाने के लिए, इसने तो एक फार्मूला अपनाया, विवाह संबंधों द्वारा साम्राज्य को बढ़ाना। इसने क्या किया, अपनी जो इसकी पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती, उसका विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में प्रभावती ने अपने छोटे बेटे को राज सिंहासन पर बिठा दिया, और उस राज्य को चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसने अपने राज्य में, ऐसे कहते हैं कि एक तरह से हट दिया। तो विवाह संबंधों द्वारा ये अपना साम्राज्य का विस्तार करता था। नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। दिमाग का उपयोग करता था, बल का उपयोग नहीं करता था, ठीक है। और इसने पश्चिम मालवा और गुजरात को भी जीत लिया। इसके बाद में देखो आता है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। चौथा शासक कौन था गुप्त वंश का, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। इसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आज तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने की। छोटा प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अब देखो उसका जो राज्य है, कुमार गुप्त का जो राज्य है वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक फैला हुआ था, सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अब इसके बाद में अगला जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। कौन सा शासक है, स्कंदगुप्त। कमजोर शासक था ये, और ये ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी शासक बना। उस समय देखो ये सिस्टम था, जो ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र होता था वो शासक बनता था, लेकिन ये ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी शासक बना। ऐसा बोला जाता है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया, यानी कि दोबारा से उस झील को क्या है बनवाया, किसने, स्कंदगुप्त ने। छोटा प्रश्न इसमें से स्कंदगुप्त में से ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं आता। छोटा प्रश्न आता है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो इसका उत्तर है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये देखो आज हमने क्या पढ़ाया, गुप्त वंश पढ़ लिया, इससे पहले मौर्य प्रशासन पढ़ लिया। और मौर्य वंश अगर किसी ने मौर्य वंश नहीं देखा तो इससे पहले का जो वीडियो है वो मौर्य वंश में देख सकता है। और साथ में देखो अपना अध्ययन सुचारू रूप से रखें। हो सकता है तो जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आपको क्या मुहैया करवाई जा सकती है। और जितने भी बच्चे हैं एक भी वीडियो इसका मिस नहीं करिए, वरना इतिहास है ये समझ नहीं आएगा। इतिहास में जो भी घटनाएं होती है वो क्रम से अगर हम याद करते हैं ना तो ये समझ आती हैं। कोई भी हम देखो टीवी भी देखते हैं, कोई फिल्म वगैरह कुछ भी देखते हैं, वो बीच में से देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आती। तो वही जो सिस्टम वो इतिहास का, हिस्ट्री का है। तो अगर आपको हिस्ट्री में पकड़ करनी है तो इसको शुरू का जो वीडियो है जनपद से लेके और जितने क्रम से आते हैं, रोज वीडियो आएंगे सुबह 10-11 बजे तक।
हर रोज सुबह 11 बजे तक आपका जो वीडियो है वो डाल दिया जाएगा। और इसमें एक आपको काम करना है, जितने भी जो बच्चे हैं वो ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने जो परिचित हैं उनको भी इसकी सूचना दें। जिन बच्चों के पास अगर वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल मनिंदर साइंस स्कूल में प्रोवाइड करवा सकते हैं, दे सकते हैं, जिन पर उनको लिंक रोज भेजी जाएगी। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको रोजाना लिंक भेज रहे हैं हम, और आगे भी भेजते रहेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, और मास्क लगा के बाहर निकलते समय मास्क, मैं तो कह रहा हूं कि बाहर निकलिए ही मत, आवश्यक काम हो तभी मास्क लगा के निकलिए। और साथ में अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।